गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिजन्स के बारे में। कॉलिजन, ठीक है। व्हाट इज कॉलिजन, ठीक है। COLLI, है ना, कॉलिजन। डे टू डे लाइफ में इसका ढेर सारा एग्जाम्पल्स है ना, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इनफैक्ट हम लोग कॉलिजन को आज डिस्कस करेंगे। कॉलिजन क्या होता है? कॉलिजन्स बहुत कॉमन अक्रेंस है डे टू डे लाइफ में। कॉलिजन हम लोग डे टू डे लाइफ में ढेर सारे देखते हैं। इसके फेमिलियर एग्जाम्पल्स जैसे टेनिस रैकेट। टेनिस के गेम में मैं फिगर दिखाता हूँ पहले। ये टेनिस का गेम है ना। लॉन टेनिस है, एक्चुअली टेबल टेनिस भी होता है, दोनों ही टेनिस में। इसमें एक रैकेट है, दिस वन इज रैकेट, ठीक है। एंड ये है बॉल, है ना। ये बीच में नेट लगा है और ये ग्राउंड दिख रहा है ना, प्लेयर्स दिख रहे हैं। तो क्या होता है इसमें, जो टेनिस का रैकेट है वो टेनिस बॉल को स्ट्राइक करता है। ये है टेनिस बॉल और ये है रैकेट। तो रैकेट और टेनिस बॉल, जब रैकेट टेनिस बॉल को स्ट्राइक करेगा तो दैट इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ कॉलिजन, है ना। उसी तरह क्रिकेट के गेम में, क्रिकेट बहुत फेमिलियर गेम है ना। क्रिकेट में ये देखो कौन है ये प्लेयर, शायद धोनी दिख रहे हैं, है ना। तो ये है बॉल, क्रिकेट का बॉल, और ये है बैट। तो बॉल एंड बैट के बीच कॉलिजन होता है। क्रिकेट के गेम में बैट एंड बॉल के बीच भी कॉलिजन होता है। बिकॉज व्हाट इज कॉलिजन? कॉलिजन इज ए शॉर्ट टाइम इवेंट। कॉलिजन शॉर्ट टाइम इवेंट है ना। और ये कहा जाता है कब, जबकि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो यहाँ क्रिकेट के गेम में ये क्रिकेट का जो बॉल है ये कोलाइड करता है बैट के साथ, है ना। सो दिस इज वन सॉर्ट ऑफ कॉलिजन, ठीक है। उसी तरह कार जैसे स्ट्राइक करता है ना, या जैसे हैमर स्ट्राइक करता है। ये फिगर दिया हुआ है ना, हैमर स्ट्राइकिंग ए नेल। हैमर, ये हथौड़ा मारते हैं ना किल पर अपन, तो किल ठुक जाती है, इतनी ताकत से मार रहे हैं। एक्चुअली यहाँ भी कॉलिजन हो रहा है। किसके किसके बीच? हैमर एंड नेल के बीच कॉलिजन होता है। लार्ज इम्पल्सिव फोर्स लगता है फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। उसी तरह कार का कॉलिजन होता है। ये हेड ऑन कॉलिजन है, आमने सामने कार की टक्कर हो गई, है ना। सो दिस इज ऑल्सो कॉलिजन। ये सारे कॉलिजन के एग्जाम्पल हैं। ये दो कार आमने सामने टक्कर हो रही है कार की, तो दिस इज कॉलिजन। ये सारे कॉलिजन के एग्जाम्पल हैं, है ना। ये बिलियर्ड्स का गेम है। ये गेम है बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स में ऐसे ये बॉल होते हैं, ये होल होते हैं कॉर्नर्स पे, है ना। और ये एक स्टिक होता है, इससे जैसे इस वाइट वाले बॉल को स्ट्राइक किया जा रहा है, ये स्ट्राइक करेगा येलो वाले को और येलो वाला इस गड्ढे में आ जाएगा, है ना। तो एक्चुअली ये दो बॉल के बीच क्या होगा, यहाँ पर कॉलिजन होगा, टक्कर होगी। कॉलिजन मीन्स टक्कर, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहने का मतलब ये है, जैसे कार का कॉलिजन हो रहा है, बिलियर्ड्स में बॉल का कॉलिजन हो रहा है, टेनिस के गेम में टेनिस का रैकेट एंड बॉल के बीच कॉलिजन हो रहा है, क्रिकेट के मैच में गेम में बैट का बॉल के साथ कॉलिजन हो रहा है, या हैमर या हथौड़ा मार रहे हैं नेल पर, तो हैमर एंड नेल के बीच कॉलिजन हो रहा है, टक्कर हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कॉलिजन। क्लियर? कॉलिजन क्या है ना। कॉलिजन इज अ शॉर्ट टाइम इवेंट है। कॉलिजन क्या है? कॉलिजन इज अ शॉर्ट टाइम इवेंट, जिसमें कि कहा जाता है कि कॉलिजन हैज टेकन प्लेस इफ टू कोलाइडिंग बॉडी, एक दूसरे के अगेंस्ट कोलाइड कर रहे हैं दो बॉडी, है ना। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल टच ही हो। जैसे यहाँ सारे में अपने फिजिकल टच दिखाया, ये कार का हो रहा है कॉलिजन हेड ऑन, है ना। कार से टक्कर हो रही है। क्रिकेट के मैच में बॉल बैट का हो रहा है, इसी तरह टेनिस में हो रहा है। बट ऐसा भी कॉलिजन हो सकता है जिसमें कि कांटेक्ट नहीं हो। सोचो, जैसा पार्टिकल्स हैं, मान लो
टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, टू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अगर दोनों को पास पास रखा जाएगा तो रिपेल करेगा, तो क्या होगा, डायरेक्शन दूसरे का चेंज हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉलिजन। फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी होगा बट पाथ ऑफ मोशन ऑफ वन पार्टिकल वो अफेक्ट हो जाएगा बाय द अदर, पाथ ऑफ मोशन भी अफेक्ट हो जाए, दैट इज कॉलिजन। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करेंगे, है ना। कॉलिजन एक्चुअली क्या है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जो एक्सटेंडेड फोर्स इसमें नहीं लगता। जैसे यहाँ कार में कॉलिजन हो रहा है ना, तो इस केस में जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होता है। ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह हो गया कि एक्सटर्नल फोर्स जितने हैं वो इतने कम हैं किसके कंपैरिजन में, ये जो इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है, कार के बीच टक्कर हो रही है तो लार्ज इम्पल्सिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच, तो और जो अदर फोर्सेस हैं वो नेग्लेक्टेड हो जाते हैं। सो दैट ये आइसोलेटेड सिस्टम की तरह हो गया और इसमें जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द टू और मोर कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स ये सेम रहता है। टोटल मोमेंटम, मोमेंटम किसी भी तरह के कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। मोमेंटम इज कांस्टेंट, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होता है ना। यानी टक्कर के पहले, जैसे ये दो बॉल हैं, मान लो एक बॉल जा रही है विथ u1 इनिशियल स्पीड से और दूसरा जा रहा है u2 इनिशियल वेलोसिटी से, है ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब ये कोलाइड किया दोनों, m1 एंड m2, कॉलिजन हो गया। आफ्टर कॉलिजन मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, तो ये कॉलिजन है, कॉलिजन वन डायमेंशन, कॉलिजन इन वन डायमेंशन, है ना। स्ट्रेट लाइन में ये दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं हैविंग मासेस m1 एंड m2, एक की इनिशियल वेलोसिटी है u1, दूसरे की है u2। कॉलिजन हुआ, ड्यूरिंग कॉलिजन दोनों एक दूसरे फोर्स एक्सर्ट करेगा, देन फिर m1 इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, तो ये केस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन एंड कॉलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का जो कॉलिजन है उसमें हम लोगों ने क्या कहा, जैसे कार की टक्कर हो रही है तो ये आइसोलेटेड बॉडी की तरह इसको ट्रीट करेंगे। ये क्या है, ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया एक, यानी बाहरी जितने भी फोर्स हैं वो नेग्लिजिबल हैं, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स इतना ज़्यादा लगता है कॉलिजन में कि इसको आइसोलेटेड सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे। और आइसोलेटेड सिस्टम में देखा है अपन ने कि जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम ये कंजर्व्ड होता है। यानी ये जो केस है यहाँ पर देखें तो ये है बिफोर कॉलिजन की स्थिति, m1 m2 में भी टक्कर नहीं हुआ, ये है ड्यूरिंग कॉलिजन जो दोनों साथ में मिल गए, और थर्ड वन जो दिखाया है आफ्टर कॉलिजन। तो टोटल मोमेंटम मीन्स total momentum, sum of momentum before collision will be equal to sum of momentum after collision। यानी collision, in fact collision ये दो तरह का होता है ना, अगर बोले तो ब्रॉडली ये दो तरह का होता है। एक कहलाता है इलास्टिक कॉलिजन और दूसरा कहलाता है इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, एक है इलास्टिक और अनदर वन है इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, तो किसी भी तरह के कॉलिजन में वेदर इट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक, दोनों ही केस में टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। यानी सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। और टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है, टोटल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन तो हर जगह लागू होता है ना। तो टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, ये सेम रहेगी। बिफोर कॉलिजन जितनी एनर्जी थी, आफ्टर कॉलिजन भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये दोनों ही तरह के कॉलिजन में होगा, या तो ये इलास्टिक कॉलिजन है या इन इलास्टिक है, दोनों ही केस में टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ये कंजर्व्ड होगी। बट
काइनेटिक एनर्जी यदि कांस्टेंट है ना, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर ये कांस्टेंट है, मोमेंटम तो कांस्टेंट होगा ही, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है टोटल, देन दिस कॉलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक कॉलिजन, है ना। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि जो एनर्जी है उसमें लॉस हो जाएगा ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, है ना, तो उसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो सकता है ड्यूरिंग द कॉलिजन इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड, तो उस केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो वैसे कॉलिजन को बोलेंगे इनइलास्टिक कॉलिजन। क्लियर? कॉलिजन क्या है? कॉलिजन इज अ शॉर्ट टाइम इवेंट। कॉलिजन का होना तब कहा जाता है जबकि दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। इसमें फिजिकल कांटेक्ट भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और किसी भी तरह के कॉलिजन में ये बात याद रखना है कि टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी ये तो कांस्टेंट रहेगी, बट काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। कॉलिजन के दरमियान हो सकता है कुछ इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो गई, हीट, साउंड, है ना, और अनदर फॉर्म में लाइट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी भी यदि कांस्टेंट है तो वो कॉलिजन कहलाएगा इलास्टिक कॉलिजन। और यदि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, आफ्टर कॉलिजन कुछ लॉस हो रहा है, देन दैट कॉलिजन इज कॉल्ड इनइलास्टिक कॉलिजन। समझ में आया? इलास्टिक कॉलिजन। कॉलिजन क्या है? कॉलिजन दो तरह का है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। किसी भी तरह के कॉलिजन में, चाहे वो इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, दोनों ही केस में टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। बट यदि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, तो वैसे कॉलिजन को कहेंगे इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। तो दो तरह के कॉलिजन हो गए। मान लो कि ये कोई सरफेस है लाइक दैट, ठीक है, और इस सरफेस पर किसी बॉल को हिट किया गया, बॉल को इस डायरेक्शन में, तो बॉल इस डायरेक्शन में आया, हिट किया, और फिर बॉल इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, ये बॉल, ठीक है, बॉल की साइज सेम है, साइज में चेंज नहीं होगा, है ना, इस ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। और मान लें ये जो हाइट है, ये हाइट है एच हाइट से किसी बॉल को दीवार पे या ग्राउंड पे मारा, बॉल रिबाउंस करेगा और अगेन वो एच हाइट तक रिबाउंस करके आ जाता है। देन इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड होती है। यदि सेम हाइट अटेन करता है आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ये बॉल रिबाउंस करके आती है अप टू सेम हाइट, देन इन दैट केस जो कॉलिजन है उसको बोलेंगे इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। इन इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक दोनों ही तरह के कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, ठीक है। एक बात ये याद रखना है, मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कॉलिजन बराबर होगा मोमेंटम ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स क्या बिफोर कॉलिजन। बिफोर जितने थे वही आफ्टर भी होंगे, है ना। यानी टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होगी कॉलिजन में, ठीक है। और यदि टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात है तो वो कंजर्व्ड हो भी सकती है और नहीं भी। यदि टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम है, कॉलिजन के पहले जितनी थी एनर्जी, बाद में एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, बाद में भी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यदि कंजर्व्ड है तो इन दैट केस कॉलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक। और यदि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है तो इनइलास्टिक, है ना। क्या होता है, मैनी कॉलिजन्स में थोड़ा लिटिल ऑफ काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म में बदल जाती है ना। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ऐसे कॉलिजन को बोलेंगे इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। जैसे अगर दो स्टील बॉल है, दो स्टील बॉल लो स्पीड में यदि कोलाइड कर रहा है तो वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी अदर फॉर्म में, है ना। तो इसको अपन ट्रीट कर सकते हैं इलास्टिक कॉलिजन की तरह, है ना।
तो कॉलिजन के स्टडी में हम लोग क्या चाहते हैं, एक्चुअली रिलेट करते हैं इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेलोसिटीज को, इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेलोसिटीज को, है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी के साथ फाइनल वेलोसिटी को रिलेट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली, अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो उसमें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब दो तरह के कॉलिजन हैं, एक क्या है, इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन के केस में क्या होगा, इलास्टिक कॉलिजन के केस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड होगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा, ठीक है, मोमेंटम इज कांस्टेंट, क्लियर। और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर कॉलिजन इलास्टिक है तो उस केस में टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी, ठीक है। और यदि इन इलास्टिक कॉलिजन है, इन इलास्टिक के केस में, इन इलास्टिक, हालांकि टोटल एनर्जी तो यहाँ भी वो तो दोनों ही केस में कंजर्व्ड होगी। इन इलास्टिक यदि कॉलिजन है ना, इन इलास्टिक कॉलिजन, तो इस केस में टोटल मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा, टोटल मोमेंटम दोनों ही केस में कंजर्व्ड होता है। क्यों कंजर्व्ड होगा, क्योंकि लार्ज इम्पल्सिव फोर्स लगता है और उसमें बॉडी को अपन ट्रीट करेंगे, उस सिस्टम को एक्चुअली ट्रीट करेंगे कैसे, आइसोलेटेड सिस्टम के रूप में, इसलिए टोटल मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, आइसोलेटेड है सिस्टम। तो इन इलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी, तो ये कहलाएगा इन इलास्टिक कॉलिजन, ठीक है। और क्या होता है, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। अगर बात करें परफेक्टली, एकदम आइडियल सिचुएशन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होगा, जो बॉडी है, जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट है, वो स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी, है ना, जब कोलाइड कर रही है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है यूं, ठीक है, वो ट्रैवल कर रहा है या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बॉल है, इसका मास मान लिया अपन ने m1 है, ये विथ वेलोसिटी u1 जा रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा जो बॉल है ये जा रहा है, इससे कम इसकी स्पीड होनी चाहिए, मान लो u2, इसका मास m2 है ना। दोनों अगर कोलाइड करता है तो दोनों ही आपस में स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ ऐसे टच में आ गए, अब है ना। तो अब एक का मास है m1 और दूसरे का था m2, और ये मान लो v वेलोसिटी से जा रहा है, ये क्या है, आफ्टर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन ये सिचुएशन है, समझ में आ रहा है, m1 मास का ऑब्जेक्ट u1 स्पीड से जा रहा है, दूसरा m2 का u2 स्पीड से, कॉलिजन हुआ, दोनों स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से चिपक गए, ठीक है। अब ये दोनों ही मास एक यूनिट की तरह मूव कर रहा है, तो यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, तो टोटल मोमेंटम m1 का हो गया m1 u1 और m2 का हो गया m2 u2, टोटल मोमेंटम ये बराबर होगा आफ्टर कॉलिजन, तो ये दोनों ही एक मास हो गए, m1 प्लस m2, एक यूनिट हो गया, और ये दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, सेम स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग v के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। v बराबर क्या होगा, वेरी सिंपल, m1 u1 प्लस m2 u2 एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो यानी इसमें फोर पैरामीटर्स थे, m1 u1 m2 u2 एंड v, ठीक है, 5, इनफैक्ट 5, तो 5 अननोन है, 5 में यदि 4 नोन हो तो 5th वन को अपन निकाल सकते हैं, है ना। कब, जबकि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है, तो वहाँ फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसके लिए ये एक्सप्रेशन होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए, ठीक है।
आ रही है बात समझ में? चलिए, उसके बाद हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक्चुअली इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता था? टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड था एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। तो इसके लिए एक ऐसा फिगर बनाएंगे, मान लो कि कोई बॉल है, चलिए यूं सिंपली बना देते हैं, है ना। बॉल, इसका मास कितना है? इसका मास मान लिया अपन ने m1 है ना। बॉल है, एक बॉल लिया या कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास मान लिया m1 एंड दिस इज मूविंग विथ द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसकी u1 है ना। एंड अनदर बॉल है, ये छोटा है ना, और इसकी वेलोसिटी है u2 इनिशियल वेलोसिटी, इसका मास मान लिया m2, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हेड ऑन कॉलिजन होगा, आमने सामने ऐसे टक्कर हो जाएगी, ठीक। तो ये बिफोर कॉलिजन का सिचुएशन है। दिस सिचुएशन इज बिफोर कॉलिजन, टक्कर के पहले की बात है। ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा? ये दोनों ही बॉल, ये था बॉल और ये बॉल, है ना, ये है ड्यूरिंग कॉलिजन। जब टक्कर होगा तो दोनों, टक्कर होने के लिए क्या जरूरी है कि जो u1 है, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, तभी कोलाइड करेगा। एंड फिर जो सिचुएशन होगा थर्ड वन, कि ये ऑब्जेक्ट है और ये जा रहा है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मान लो m1 था ये और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v1, और अनदर वन जिसका मास था m2, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। तो ये है सिचुएशन आफ्टर व्हाट? आफ्टर कॉलिजन, टक्कर के बाद की ये स्थिति है, ठीक है। तो क्या देखा अपन ने? एक सिचुएशन लिया अपन, हालांकि डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, 1D, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन। इसमें सिचुएशन ये लिया, m1 मास है, u1 स्पीड से जा रही है, m2 u2 से, u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, तभी कोलाइड, टक्कर हो जाएगी। टक्कर हुआ, ड्यूरिंग कॉलिजन ये होगा। आफ्टर कॉलिजन क्या हो गया? अब यदि ये कंटिन्यू मोशन में रखना है इसको, तो v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1, है ना, v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1, ठीक है। तो आफ्टर हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन ये स्थिति होगी। अब अपने को करना क्या है एक्चुअली? यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कॉलिजन, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन v1 एंड v2, ये अपने को निकालना है, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड होता है ना, तो फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि टोटल जो मोमेंटम है ये तो कंजर्व्ड होता है ना, चाहे वो कॉलिजन इलास्टिक हो या इन इलास्टिक कॉलिजन हो, दोनों ही केस में जो टोटल मोमेंटम है वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम कितनी है? m1 की मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कॉलिजन, टोटल मोमेंटम इतनी है। आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम कितनी हो गई? m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2, क्लियर? ये तो आ गया समझ में। आफ्टर एंड बिफोर कॉलिजन टोटल मोमेंटम कितनी है? m1 u1, आफ्टर कॉलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, बिफोर थी m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ से टेकिंग m1 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा? u1 माइनस v1, ठीक है, और दिस साइड में m2 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2, क्लियर। इधर m1 कॉमन लिया तो m1 होगा तो u1 माइनस v1, इधर m2 कॉमन ले लिया RHS में तो v2 माइनस u2, क्लियर। और इसको हाँ यहाँ भी इक्वेशन का नेमिंग कर दो, तो ये मान लिया अपन ने इक्वेशन 1 था, ये हो गया इक्वेशन 2, क्लियर। फ्रॉम
मोमेंटम कंजर्वेशन से ये अपने को एक रिलेशन मिल गया। और उसके बाद क्या होता है, कॉलिजन को अपन ने क्या एज्यूम किया, इलास्टिक कॉलिजन है, तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो, ये भी कंजर्व्ड है मतलब कांस्टेंट है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन, पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई m1 u1 स्क्वायर, दूसरे की हो गई m2 की हाफ m2 u2 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर होता है, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गई बिफोर कॉलिजन। आफ्टर कॉलिजन m2 की अब वेलोसिटी हो गई v2, तो v2 स्क्वायर प्लस m1 की पहले लिख लें m1 v1 स्क्वायर, और सेकेंड वन की क्या हो गई m2 की m2, और उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 माना है तो हाफ mv स्क्वायर। क्लियर, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जितनी थी बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन भी टोटल काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। ठीक है, अब यहाँ से m1 कॉमन ले लें, और ये हाफ दिख रहा है, हाफ बोथ साइड से कॉमन हो जाएगा और कैंसल हो जाएगा, है ना। m1 टेकिंग कॉमन तो ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ठीक है, v1 इधर आया तो माइनस हो गया, एंड दिस साइड m2 को कॉमन लिया अपने को, तो ये हो गया v2 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर। क्लियर, इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोच क्या है, अपन ने थोड़ा जनरल अप्रोच लिया है, अपने जो एनसीईआरटी बुक में दे रखा है उसमें पर्टिकुलर अप्रोच लिया है कि ऐसा मान लिया कि जो कोलाइडिंग बॉडीज है, दो बॉडी में एक बॉडी रेस्ट में है ना, टारगेट जो है वो रेस्ट में है, लेकिन अपन जनरल अप्रोच ले रहे हैं, वहाँ से स्पेशल केसेस में अपन सारे देख सकते हैं। ठीक है, तो अप टू दिस इट इज क्लियर, कुछ नहीं किया। पहले क्या किया अपन ने, पहला केस ये था टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है तो ये रिलेशन मिल गया इक्वेशन 2, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो रिलेशन 3 मिल गया। अब देखो दिख रहा है, अगर डिवाइड कर दिया इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दें अपन इक्वेशन 1 से, सॉरी इक्वेशन 2 से, नहीं इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से, ये है 2 और दिस वन है 3, तो देखो क्या मिलेगा u1 स्क्वायर, मैं स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ समझने के लिए, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इसके LHS में है u1 माइनस v1। ठीक है, और यहाँ है v2 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर, है ना, और इधर है v2 माइनस u2। क्लियर, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा लेंदी भले है लेकिन सिंपल है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी से डिवाइड हो रहा है, ये फार्मूला सबको पता है, बचपन से पढ़े है अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कैंसिल हो गया तो बच क्या गया ए प्लस बी, तो हो गया u1 प्लस v1, और इसी तरह ये हो गया v2 प्लस u2। क्लियर, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा u1 माइनस ऑफ u2 इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ v1, ये एक रिलेशन अपने को मिल गया, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, देखो u1 माइनस u2 क्या है, ये जो दो बॉडी जा रहे हैं, ये u1 माइनस u2, ये था m1 मास और ये है m2 मास, m1 की स्पीड है u1, दूसरे की है u2, तो u1 माइनस u2 को कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, u1 एंड u2 के बीच रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, क्या होगा u1 माइनस u2, और ये वेलोसिटी कैसी है जिससे दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये यहाँ क्या निकला v2 माइनस v1, इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इस वेलोसिटी से दोनों सेपरेट हो रहे हैं, यदि v2 ग्रेटर देन v1 होगा तो दोनों चलते जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है क्या
कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ u1 माइनस u2 इज रिलेटिव वेलोसिटी, इसको लिख देता हूँ, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस रिलेटिव वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एंड दिस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और रिसेशन भी इसको बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन, जिससे कि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन और सेपरेशन, है ना, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। सो इफ ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी तक कितने इक्वेशन लिख लिए हमने? 1 2 3 लिख लिया, है ना। और इसको मान लो अब इक्वेशन नाम दे देते हैं, दिस वन इक्वेशन 4, ठीक है। 4 5 जो हो देख लो, दिस इज 4, क्लियर। तो क्या रिजल्ट निकला अपन को? इफ द कॉलिजन इज इलास्टिक, इलास्टिक कॉलिजन यदि है तो उस केस में क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर होगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिसेशन के, है ना, कोफिशिएंट। चलो आगे बात समझ में, है ना। तो यदि ऐसा हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो कहा जाएगा इलास्टिक कॉलिजन। अब अपने को एक्सप्रेशन निकालना है, किसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है? वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन। अब हम लोग एक्सप्रेशन निकालने जा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटीज निकालेंगे, यानी v1 एंड v2, वेलोसिटीज v1 एंड v2 निकालना है अपने को। v1 एंड v2 के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन के बाद जो वेलोसिटी है क्या क्या है? v1 एंड v2। m1 मास v1 वेलोसिटी से जा रहा है और m2 मास v2 से जा रहा है, तो वेलोसिटीज के लिए एक्सप्रेशन निकालना है आफ्टर कॉलिजन, क्लियर। चलिए कलर चेंज कर लें अगेन, है ना, ब्लैक ही ठीक है। चलिए तो वेलोसिटीज आफ्टर कॉलिजन निकालना है अपने को, है ना। तो अपन बहुत सिंपल सी चीज़ करेंगे, यहाँ क्या करेंगे? अपने को v1 के लिए एक्सप्रेशन निकालना है तो v2 को एलिमिनेट कर देंगे, है ना। और जब v2 के लिए निकालना होगा तो v1 को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। एलिमिनेट मतलब ऐसे नहीं करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन एलिमिनेट करेंगे। जैसे मान लो सबसे पहले अपन v1 निकालना चाहते हैं, v1, तो v1 में क्या करेंगे? यहाँ v2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे ऊपर इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से देखो क्या दिख रहा है? v2 इक्वल टू व्हाट? v2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? u1 प्लस v1 प्लस v1 एक ही बात है ना। v2 इक्वल टू v1 प्लस u1 माइनस u2, क्लियर, ये दिख रहा है। इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 4 से v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1, ये जो v2 का वैल्यू है ये रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ? इक्वेशन 1, दिस वन, ठीक है। इसमें ये वैल्यू रखेंगे अपन, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पर v2 का वैल्यू रखेंगे कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 4 से, है ना। तो इक्वेशन क्या था? इक्वेशन नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2, है ना, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है? m1 u1 था प्लस m2 u2, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस ऑफ m2 v2। और v2 का वैल्यू अब ये रख दो, v2 का वैल्यू क्या है? u1 माइनस ऑफ u2 प्लस ऑफ v1, ठीक है, प्लस ऑफ v1। तो ये वैल्यू अपने को यहाँ से रखना है, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब देखो इसको अपन लिख सकते हैं m1 u1
प्लस ऑफ M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस ऑफ M2U1 माइनस ऑफ M2U2, है ना, प्लस ऑफ M2V1। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, V1 को कॉमन ले लो, V1 को इस साइड कॉमन ले लिया, मान लो इसी साइड कॉमन हो गया, क्या बच गया M1, है ना, प्लस M2, यहाँ ले लिया V1 को कॉमन, यहाँ ले लिया, तो बच गया क्या M1 प्लस M2 इज इक्वल टू व्हाट मच, इस साइड अनदर साइड हम लोग M2 को कॉमन ले लेते हैं ए, ठीक है, सॉरी V1 को कॉमन लिया था ना इस साइड, हाँ, और इस साइड अपन U1 U2 को कॉमन ले लेते हैं। V1 को कॉमन लिया, ये टर्म लिख लिया। अब अपन इधर का U1 को यदि कॉमन ले लें, अनदर साइड है, तो क्या बच गया M1, है ना, U1 को ले लें, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ M2, माइनस ऑफ M2, ठीक है, ये उस साइड चला गया। देन प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये हो गया M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस, अब इधर देखो M2U2 और ये M2U2 कितना हो गया 2M2U2, क्लियर, 2M2U2। V1 इंटू M1 प्लस M2 इक्वल टू U1 इंटू M1 माइनस M2 प्लस 2M2U2। यहाँ से V1 के लिए एक्सप्रेशन निकल जाएगा, क्लियर। V1 के लिए क्या लिख सकते हैं, नाउ V1 इज इक्वल टू U1 से मल्टीप्लाई होगा इनसाइड द ब्रैकेट M1 माइनस M2 एंड होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इस साइड आएगा, डिवाइड होगा, क्लियर, प्लस ये क्या है 2 को छोड़ दें अपन U2 लिख दें, कुछ ऐसा लिखें U2, एक अनदर फॉर्म में लिख रहे हैं अपन, है ना, क्या लिखें U2, U1 से मल्टीप्लाई है U2, ये क्या बच गया इनसाइड द ब्रैकेट लिखते हैं 2M2 एंड होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। दिस इज द एक्सप्रेशन। इसको अपन थोड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया, that is the final velocity of mass m1 after collision is given by v1 is equal to u1 m1 minus m2 upon m1 plus m2 plus u2 2m2 upon m1 plus m2। सिमिलरली अब ये एक्सरसाइज मैं तुम लोगों पर छोड़ देता हूँ, है ना, इसको एक्सरसाइज करना, देखना। सिमिलरली क्या करेंगे अपन, अभी v1 के लिए एक्सप्रेशन निकाला, फिर v2 के लिए निकालना था, है ना, v2 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ से v2 के लिए निकालना है तो v1 को एलिमिनेट करना है, v1 बराबर क्या लिखेंगे v2 माइनस u1 प्लस u2, और ये जो v1 का वैल्यू होगा उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ये m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 में, इसमें जब पुट करेंगे अपन तो अपने को एक्सप्रेशन मिलेगा किसके लिए, दैट इज V2 के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ठीक है, तो V2 के लिए एक्सप्रेशन फिर मिल जाएगा। तो V2 बराबर होगा, हालांकि थोड़ा कोरिलेशन है, इससे भी ये याद रह सकता है, V2 1 की जगह 2 लिख दो, 2 की जगह 1, V1 था यहाँ V2 लिखा, तो यहाँ U1 था तो इसको लिख देंगे U2, ठीक है, और M1 की जगह अब लिखेंगे M2 और M2 की जगह लिखेंगे M1, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होगा, M1 प्लस M2 बोले या M2 प्लस M1 बोले, एक ही बात है, प्लस यहाँ U2 है तो इसको 1 लिखना है, और फिर यहाँ पर क्या है M2 है, इसको 1 लिखना है, और ये M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1 दैट इज द सेम थिंग। तो ये रिजल्ट तुझे मिलेगा किसके लिए, V2 के लिए, दैट इज फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन ऑफ मास M2 क्या होगा, V2 इक्वल टू U2 M2 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 प्लस U1 2M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये फाइनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन आएगा, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। तो ये हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा, आज कुछ ज़्यादा हो गया टाइम, तो हम लोग कल फिर इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। टिल दैट थैंक यू।